गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 10 का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। इसके नोट्स जो हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन व विकास। संसाधन, पहले संसाधन की परिभाषा है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है संसाधन कहलाती है। यानी हमारे आसपास कोई भी चीज़ जैसे कि पेंसिल है, कॉपी है, दीवार है, ब्लैक बोर्ड है, किताबें हैं, जो भी हमारी ज़रूरत को पूरा करती हैं वो हर चीज़ हमारे लिए संसाधन होती है। 3 चीज़ें इसके लिए और ऐड हैं। उसके लिए प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए, दूसरा वो चीज़ आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए और तीसरा सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। तो ये पूरी परिभाषा हो जाती है इसकी। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, मृदा, वन, धातु, ये सब संसाधनों के उदाहरण हैं। टॉपिक 2 है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है मूल रूप से, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। जो संसाधन हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, प्रकृति की देन है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, मृदा, धातुएं, वन, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि प्रकृति से जो उपलब्ध संसाधन है उनको मानव ने अपने ज्ञान और कौशल की सहायता से किसी दूसरे रूप में रूपांतरित कर दिया है। जैसे कि पेंसिल है तो ये मानव निर्मित है, ये कॉपी मानव निर्मित है, भवन मानव निर्मित है, सड़कें मानव निर्मित हैं। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन या मानवीय संसाधन हो जाते हैं। उसके बाद संसाधनों को आगे फिर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पुनः पूर्ति योग्य है, रोजाना नई बन जाती है। पवन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय संसाधन है। जल नवीकरणीय संसाधन है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमको उनको गैर नवीकरणीय या अनवीकरणीय मानते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, ये सब गैर नवीकरणीय संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं, नॉन रिन्यूएबल है। आगे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव व अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे कि प्राणी जात है या वनस्पति जात है, ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं या जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि दीवार है, कोयला है, धातुएं हैं, ये सब अजैव संसाधन है। आगे समाप्ति के आधार पर या समाप्यता के आधार पर, जैसे कि हमने अभी किया, नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय। नवीकरणीय जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन। अनवीकरणीय जिनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम, लोहा एटसेट्रा। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे होते हैं जो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति होते हैं, जैसे कि आपका घर, आपकी साइकिल, आपका स्कूटर। सामुदायिक संसाधन जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे कि कोई पब्लिक पार्क है, कोई सांझी चरागाह भूमि है, कोई गांव का सांझी चौपाल है, ये सब सामुदायिक चीज़ें होती हैं। राष्ट्रीय संसाधन जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसके अलावा समुद्र में 12 समुद्री मील तक जितने भी जो समुद्र के अंदर जो संसाधन होते हैं वो भी उस देश के राष्ट्रीय संसाधन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी भी देश की भौगोलिक सीमा से 200 मील दूर से आगे जो भी संसाधन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उन पर पूरे दुनिया का हक होता है, जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप है। आगे विकास के स्तर के आधार पर संभावी या संभाव्य संसाधन होते हैं। किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं ये, परंतु उपयोग नहीं किया गया होता है। जैसे कि पश्चिमी भारत में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये संभाव्य संसाधन है। इनका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों से बड़े व्यापक पैमाने पर इनका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। अगला है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है, ये पता लगाया जा चुका है कि कितनी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधनों का विकास उनकी प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है।
फिर है भंडार, ये जैसे कि H2O का एग्जाम्पल देके प्रयास में समझाया गया है। इन संसाधनों के इस्तेमाल के लिए प्रौद्योगिकी का भी अभाव है, जैसे कि H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा ये बना होता है जो जल है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकें और हाइड्रोजन जो कि ऊर्जा का एक असीमित संसाधन है उसको इस्तेमाल कर सकें। तो इन तरह के संसाधनों को भंडार बोलते हैं। संचित कोष, जैसे कि नदियों के जल में जल विद्युत है, तो ये संचित कोष होता है हमारा। अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। तो जो संसाधन है वो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं। तो वर्तमान में संसाधनों का प्रयोग जो है बिना योजना के हो रहा है, अत्यधिक उनका दोहन हो रहा है, और इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि संसाधनों का विकास कैसे किया जाए, कैसे उनका संरक्षण किया जाए। संसाधनों ने क्या कर दिया है, समाज का विभाजन कर दिया है, दो वर्गों में पूरे समाज को बांट दिया है। एक वो वर्ग है जिनके पास अत्यधिक संसाधन है, जो कि अमीर लोग हैं। एक वर्ग वो है जिनके पास संसाधनों की नितांत कमी है, जो गरीब लोग हैं। इस वजह से संसाधनों के असीमित उपयोग की वजह से क्या हो गया है कि पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गया है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं। ओजोन परत का क्षय होना शुरू हो गया है और संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आ रही है। वायु है, जल है, भूमि है, मृदा की जो गुणवत्ता है वो लगातार घट रही है। तो इसका हल क्या है, कैसे इस समस्या से निपटा जाए? तो इस समस्या से निपटने का जो तरीका है वो है संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करें और भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण हो, संसाधनों को बचा के रखा जाए। संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। इस तरह का जो विकास होता है उसको हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर ही रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था ये, और इसका उद्देश्य या एजेंडा जो था वही था संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास के मुद्दे पर ये सम्मेलन हुआ। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए, इन सब मुद्दों पर इनमें विचार विमर्श किया गया। और इसमें एक एजेंडा 21 जो है सभी देशों ने निर्धारित किया, और फिर हर देश ने अपने अपने देश में जाकर के अलग से एक एजेंडा 21 जो है वो डिसाइड किया। इसमें बात की गई संसाधन संरक्षण की, जलवायु परिवर्तन पर इसमें डिस्कशन किया गया। तो ये सब मुद्दे इसमें डिस्कस हुए। आगे है संसाधन नियोजन। इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि संसाधनों का जो बंटवारा है वो असमान है। खासतौर से जैसे अगर भारत जैसे देश की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता है, तो राजस्थान, यहाँ जल की कमी है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ जल अत्यधिक है, परंतु ढांचागत जो विकास है, मूल विकास, वो वहाँ पर नहीं हो पाया है। लद्दाख यहाँ सांस्कृतिक विरासत में धनी है, परंतु भारत से अलग थलग है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से अलग थलग कट जाता है। इसकी संस्कृति थोड़ी अलग तरह की है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो आत्मनिर्भर हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। खनिजों की प्रचुरता है यहाँ पर, लेकिन मृदा संसाधनों की कमी है इन इलाकों में। इन इलाकों में जैसे छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है, उड़ीसा राज्य है, यहाँ प्राकृतिक आपदाएं लगातार आती रहती हैं। तो इस तरह से क्या है कि भारत में या पूरी दुनिया में भी ऐसा है कि संसाधनों का बंटवारा समान नहीं है। कहीं संसाधन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी जगह संसाधनों की कमी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि संसाधनों का नियोजन किया जाए। तो भारत में संसाधन नियोजन कैसे, इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला है संसाधनों की पहचान की जाए कि कौन कौन से संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं, उनकी तालिका बनाई जाए, तो उसमें सर्वे किया जाए, मानचित्र बनाया जाए और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का माप किया जाए। यह पहला स्टेप है। फिर है ढांचागत विकास, तकनीक का विकास किया जाए, संस्थागत विकास किया जाए ताकि उन संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। और फिर है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं का आपस में समन्वय किया जाए, और फिर जो है उस विकास के स्तर को पाया जा सकता है और संसाधनों को बचा करके भी रखा जा सकता है भविष्य के लिए। विकास जो है वो संसाधनों की उपलब्धता पर, तकनीक और संस्थाओं पर, इन सब पे डिपेंड करता है। यानी जो विकास है, किसी भी जगह की डेवलपमेंट है, वो अपने आप नहीं होती। उसके लिए दो जरूरी चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर जो संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए, दूसरा है उन संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए तकनीक होनी चाहिए और संस्थाएं होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइज करें उन सब चीज़ों को।
संसाधन संरक्षण अगला टॉपिक है। तो संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि हमारा विकास सतत पोषणीय हो। यानी अगर हम बिना सोचे समझे संसाधनों का इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तो उनकी शॉर्टेज आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ज़रूरी है हमारे लिए कि अगर सतत पोषणीय विकास करना है, हम ऐसा विकास चाहते हैं जो भविष्य में भी जारी रहे, तो संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और हम चाहते हैं कि भावी पीढ़ियों के लिए भी अगर विकास का स्तर यही बना रहे तो संसाधन संरक्षण बहुत ज़रूरी है। संसाधन संरक्षण के मुद्दे पर ही गांधी जी जैसे जो विचारक हैं उन्होंने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। यानी हमारे पास बहुत संसाधन हैं, लेकिन बहुत इस मामले में है कि हम सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधनों की कमी है, यानी लालच किसी का भी पूरा नहीं किया जा सकता है। संसाधन ह्रास का कारण क्या है? क्यों संसाधनों की गुणवत्ता में और मात्रा में कमी आती जा रही है? कारण क्या है? कुछ लालची व्यक्ति और तकनीक, ये दो चीज़ें उसके पीछे हैं। गांधी जी जो थे वो अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। वो कहते थे कि उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि भाई संसाधनों की कमी आ जाएगी और कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं रहेंगे। गांधी जी चाहते थे कि संसाधन जो हैं, जो उत्पादन है वो जन समुदाय के द्वारा हो, जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। आगे है संसाधन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। यानी अब तक दुनिया में संसाधनों के संरक्षण को लेकर के क्या क्या कोशिशें या प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले शुरुआत जो है 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा की गई। संसाधन संरक्षण की वकालत की गई इनके द्वारा कि संसाधनों को भविष्य के लिए बचाया जाए। फिर इसी कड़ी में 1974 में सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ये भी संसाधन संरक्षण के विषय पर है। 1987 में ब्रुंटलेड आयोग जो है वो इसी मुद्दे पर इसमें डिस्कशन हुआ। और 1992 में रियो डी जेनेरो, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा था, तो यहाँ ब्राज़ील में 1992 में 100 से भी ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इकट्ठे हुए और उनका उद्देश्य भी संसाधन संरक्षण था। तो इस टॉपिक में से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आगे है भू संसाधन। भूमि जो है वो एक सीमित संसाधन है, हालांकि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है। तो ये पूरा भारतीय भूमि का प्रारूप दिया गया है। भारत में जो भूमि है तो ये एक मैं पठार, ये एक तरीका बनाया गया है इसको याद रखने का। मैं पठार, सबसे ज़्यादा हिस्से पर भारत में मैदान है, दूसरा हिस्सा पर्वतों का है और तीसरा है पठार का। मैं से मैदान, पै से पर्वत और ठार पठार। तो 43% इलाका है जहाँ पर मैदानी भाग हैं, 30% इलाका ऐसा है जहाँ पर पर्वत हैं और 27% इलाका भारत का पठारी भूभाग है। तो जो मैदानी भाग है, हर जो भूमि का प्रारूप है उसकी अलग अलग उपयोगिता है। तो मैदान है वहाँ कृषि होती है, अनाज का उत्पादन होता है जो देश की अनाज आवश्यकताओं को, अन्न आवश्यकताओं को और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मैदानों में जो कृषि करके की जाती है। दूसरा जो पर्वत है उनसे बारहमासी नदियाँ निकलती हैं, वन और वन्य जीवों का संरक्षण उनके द्वारा होता है। और भारत का जो पठारी भूभाग है वो खनिजों के भंडार है, जीवाश्म ईंधन और वन जो है वो इन इलाकों में पाए जाते हैं। भू उपयोग की बात करें तो अलग अलग कारणों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आवास, उत्पादन इत्यादि। वन की बात करें तो भारत का जो 23.3% इलाका है वर्तमान में भारत में वन क्षेत्र है। ये 2014-15 के डाटा हैं। 33% आदर्श वन क्षेत्र माना गया है कि ये वन विभाग के द्वारा, भारत का जो पर्यावरण डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये माना गया है कि किसी भी इलाके में 33% क्षेत्र में वन होने चाहिए। 1960 में जो वन क्षेत्र था वो 18.11% था और बढ़ करके इन लगभग 70 से 75 सालों में 23.3% हो गया है। हालांकि इसमें वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन ये वृद्धि बहुत ही कम है, सामान्य वृद्धि है, सामान्य से भी कम वृद्धि है। दूसरा जो भूमि उपयोग है वो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि आ जाती है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जो है वो इस में आती है, ये कृषि के लिए अनुपलब्ध है। फिर प्रतिभूमि, जहाँ खेती ना की गई हो, प्रतिभूमि कहलाती है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक कृषि
वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ें तो सकल यानी टोटल कुल बोया गया क्षेत्र आता है। तो यहाँ से भी एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं कई बार। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उसके 54% इलाके पर खेती की जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और एक जो आधे से भी ज़्यादा इलाका है भारतीय भूभाग का, वहाँ खेती की जाती है। भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो आज़ादी के बाद 1952 में तैयार की गई और वन नीति के अनुसार हमारे देश में आदर्श वन क्षेत्र है वो 33% माना गया है और इससे हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं। वनों का उपयोग, वन हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। बहुत सारे जो वन्य समुदाय हैं उनके लिए आजीविका का साधन बनते हैं। औषधियाँ उनसे मिलती हैं, हमें लकड़ी और फल प्राप्त होते हैं, देने को उपयोग की बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वन्य जीवों को आवास प्रदान करते हैं, मानव को आवास, मानव के लिए अनाज आदि इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति और पारिस्थितिकी संतुलन, CO2 और ऑक्सीजन के बैलेंस को बना करके परिस्थिति को संतुलित करने का ये काम करते हैं। भूमि का निम्नीकरण में संरक्षण, तो ये अगला टॉपिक आ जाता है कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए हमने जैसे भूमि की बात करी तो भूमि का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है कृषि उत्पादन के लिए और वर्तमान में जैसे कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ है, कृषि का वाणिज्यीकरण की वजह से उद्योगों के लिए कच्चे माल को पैदा करना और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्पादन करना, तो भूमि पर जो दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है और इससे मानव ने भू संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है। इसकी वजह से भूमि निम्नीकृत हो गई है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भूमि निम्नीकृत होना क्या होता है और उसको संरक्षित कैसे किया जाए। तो प्राकृतिक व मानवीय कारकों की वजह से भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति में कमी आना, ये भूमि निम्नीकरण कहलाता है। प्राकृतिक कारकों में जैसे कि बाढ़ आदि की वजह से या कहीं जल आक्रांतता हो जाती है, सेमग्रस्त इलाकों में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इन वजहों से भूमि निम्नीकृत हो जाती है। या आंधी तूफान की वजह से लगातार हवाएं चलने से। और दूसरा, अगर मानवीय कारकों की बात करें तो भूमि का अत्यधिक उपयोग करना, गलत तरीक़ों से कृषि करना, अति पशुचारण करना, खनन करना, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे कि भूमि निम्नीकृत होती है। कारण ये आगे अति उपयोग करना भूमि का, वनों की कटाई करना, वन उन्मूलन, नियोजन का अभाव, बिना किसी योजना के भूमि को अति उपयोग करना। वर्तमान में निम्नीकृत भूमि जो है, ये डाटा दिए गए हैं उसके 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो निम्नीकृत है। उसमें 28% निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, 56% जल अपर्दित निम्नीकृत है, लवणीय या क्षारीय है ये भूमि। इसके अलावा पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है और खनन की वजह से। तो अलग अलग यहाँ से कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई किन किन राज्यों में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। तो खनन की अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन इलाकों में खनन की वजह से वनोन्मूलन हुआ है और उसकी वजह से भूमि निम्नीकृत हुई है। पशुचारण की वजह से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये राज्य हैं जहाँ अति पशुचारण की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचाई की वजह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ जलाक्रांतता की वजह से, अति सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा उद्योग, जैसे कि सीमेंट उद्योग है, तो सीमेंट उद्योग जहाँ होता है तो सीमेंट मेकिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि भूमि पर एक परत जम जाती है और इससे भूमि की जो जल सोखने की क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है, तो इसकी वजह से भूमि निम्नीकृत होती है और इस उद्योग की वजह से जल प्रदूषण भी होता है। अगला टॉपिक है भूमि का संरक्षण कैसे किया जाए, कैसे भूमि को निम्नीकृत होने से बचाया जाए। तो वनोरोपण किया जाए, वन लगाए जाएँ, अति पशुचारण पर नियंत्रण करके, पेड़ों की रक्षक मेखला लगा करके, कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके, खनन पर नियंत्रण करके, भूमि का उचित प्रबंधन करके, औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार के बाद कहीं भूमि पर या जल में निष्कासन करके हम क्या कर सकते हैं कि भूमि को निम्नीकृत होने से बचा सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। ये मृदा परिच्छेदिका बनाई गई है कि मृदा किस तरह से निर्मित होती है। तो सबसे पहले ये आधारी चट्टानें होती हैं, इनमें कोई अपक्षय नहीं होता है। उसके बाद अपक्षय के अगली जो इसके ऊपरी लेयर होती है, इसमें अधः स्तरीय अपक्षय आधारी चट्टानें होती हैं, लेकिन इनका अपक्षय हो जाता है, टूट-फूट हो जाती है। इससे ऊपरी जो लेयर होती है, इसमें उपमृदा होती है, अपक्षित चट्टानें होती हैं, बालू, गाद, मिट्टी, इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये भूमि की सबसे ऊपरी लेयर होती है।
जो मृदा की सबसे ऊपरी परत है ये बहुत ही उपजाऊ होती है और पौधों को जो पोषक तत्व है वो इसी लेयर से इसी इलाके से प्राप्त होते हैं। ये भारत का मानचित्र है जिसमें दिखाया गया है कि किस किस इलाके में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो ये संकेत हैं पर्वत और वन मृदा, जलोढ़, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट और मृदा और शुष्क मृदा। तो ये ऊपर वाला भाग है जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये सिक्किम। तो ये पहाड़ी इलाका है, हिमालय पर्वत का इलाका है, तो यहाँ वन मृदा पाई जाती है। उसके बाद ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जो गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र और इधर सिंधु नदी के और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। फिर ये राजस्थान का इलाका है, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, ये रेगिस्तानी मृदा है यहाँ पर। और ये जो कुछ इलाके हैं ये जलोढ़ मृदा के ही इलाके हैं जहाँ पर ये जो दक्षिणी भारत की जो नदियाँ हैं जाकर के जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और गिरने से पहले जो डेल्टा बनाती हैं, तो इन डेल्टाई क्षेत्रों में भी यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर ये काली मृदा का इलाका है, ये यहाँ पर गुजरात के कुछ इलाके हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो इन इलाकों में काली मृदा पाई जाती है। फिर है ये लेटराइट मृदा, तो ये कुछ इलाके हैं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के, यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। और शुष्क मृदा की बात करें तो ये हमने पहले कर लिया था, ये शुष्क मृदा है जो कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। तो ये मैप है भारत का। अगला टॉपिक वही मृदाओं का वर्गीकरण को लेकर है। अभी जैसे हमने मैप में देखा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मृस्थलीय मृदा और वन मृदा, ये वर्गीकरण है मृदाओं का भारत में जो पाई जाती हैं। तो ये चार्ट बनाया गया है, ये मृदा का नाम है, ये उसका विस्तार क्षेत्र, ये उसके संघटक, पोषक तत्व, फसल और अन्य जो खास बात है उसके बारे में। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा है, ये उत्तरी मैदान में मुख्य रूप से पाई जाती है और संघटक यानी ये रेत, मृत्तिका और सिल्ट से बनी होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटाश, चूना, फास्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में होता है और फसल गन्ना, गेहूँ और चावल की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और इसको दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है वो बांगर के नाम से जानी जाती है और नई जलोढ़ जो कि ज़्यादा इसके महीन कण होते हैं, ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये खादर के नाम से जानी जाती है। दूसरी काली मृदा है, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, महीन कणों से निर्मित होती है, मृत्तिका से निर्मित होती है। ये पोषक तत्वों की बात करें तो पोटास, मैग्नीशियम, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इसीलिए इस मृदा को काली कपास मृदा भी बोलते हैं या रेगड़ मृदा के नाम से ये जानी जाती है। फिर है लाल व पीली मृदा, दक्कन पठार के पूर्वी व दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है, आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है ये, इसमें सामान्यतः पोषक तत्वों की कमी होती है। फिर लेटराइट मृदा है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। वर्षा से निक्षालन प्रक्रिया से ये निर्मित होती है, वर्षा की वजह से जब चट्टानों में टूट फूट हो जाती है, निक्षालन होता है, तो उस प्रोसेस से ये बनती है। पर्याप्त ह्यूमस व अम्लीय प्रकृति की होती है, ह्यूमस इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है। और लेटराइट लेटर शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। मृस्थलीय मृदा राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी भाग है, इन इलाकों में पाई जाती है, रेतीली व लवणीय होती है, कैल्शियम व चूने के कंकरों की सतह होती है इसके नीचे, ह्यूमस व नमी की इसमें कमी होती है। बाजरा, कांटेदार झाड़ियाँ, इस तरह की वनस्पति इसमें उगती है और इसका रंग लाल भूरा होता है। वन मृदा पहाड़ी व पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है, दोमट व सिल्टदार होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें ह्यूमस की कमी होती है और नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये मृदा उपजाऊ भी होती है। तो इसका चार्ट था जिससे कि आप एक साथ इन सब मृदाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। पहली है जलोढ़ मृदा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई महत्वपूर्ण मृदा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान में विस्तृत है। ये पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जाती है। 3 नदी तंत्रों के निक्षेप, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके संगठकों की बात करें तो रेत, सिल्ट व मृत्तिका से बनी होती है। ये पर्वतों की तलहटी में बने मैदान, तो अलग अलग पर्वतों की तलहटी में जो मैदान है वहाँ पर ये पाई जाती है। द्वार, चौक क्षेत्र या तराई बोलते हैं और वहाँ ये मोटे कणों वाली मृदा होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ है, इसके कण मोटे होते हैं और खादर जो है वो नई जलोढ़ है, महीन, बारीक और छोटे कण होते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो पोटाश, चूना व फास्फोरस इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और चावल, गन्ना और गेहूं की फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है।
उसके बाद दूसरी है काली मृदा, इसको रेगड़ मृदा या कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भागों में है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों में ये पर्याप्त रूप से पाई जाती है। लावाजनक शैलों से ये बनी है। आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से ये निर्मित होती है। महीन कणों मृतिका से निर्मित होती है। ये नमी धारण करने की बहुत अच्छी क्षमता इसमें होती है। पोषक तत्वों की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, मैग्नीशियम और पोटास ये इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं और कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला टॉपिक है मृदा अपर्दन व संरक्षण। मृदा अपर्दन क्या है? मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन बोलते हैं। प्राकृतिक व मानवीय कारणों से मृदा का बह जाना हवा के साथ या पानी के साथ मृदा अपर्दन कहलाता है। इसके कारण क्या है? वन उन्मूलन, वनों की कटाई करना, अति पशुचारण, खनन या निर्माण गतिविधियों की वजह से होता है। और इसको नियंत्रित करने का तरीका क्या है? जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ सोपानदार खेती की जा सकती है। पेड़ों की या झाड़ियों की रक्षक मेखला बना करके, ब्लॉक बना करके खेती करना। समोच्च जुताई करना। समोच्च जुताई का मतलब होता है कि मान लीजिए ज़मीन का ढाल ऐसे है तो आपको जो बुआई है या और फसलों को लगाना है वो इस कतार में से फसलें लगानी चाहिए। इससे क्या है कि नियंत्रण होता है, उस पर कटाव नहीं होता है ज़्यादा। और पट्टी कृषि, वही स्ट्रिप बना करके अलग अलग ऐसे ब्लॉक बना करके स्ट्रिप बना करके इसमें खेती की जाती है। तो ये थे हमारे आज के नोट्स। और अब ये जो पहला चैप्टर है इसके हम अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं जो हमारी NCERT की नोटबुक में दिए हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न जो ऑप्शन वाले हैं। लौह एसिड किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य है, जैव है, प्रवाह है या अनवीकरण योग्य है? तो हम जानते हैं कि लौह एसिड है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद समाप्त हो जाता है। रिसाइकिल तो होता है ये, लेकिन नवीकरण नहीं होता है। रिसाइकलिंग में और नवीकरण में फर्क है। पुनः चक्रीय होता है लेकिन नवीकरणीय नहीं होता है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। फिर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था, अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो अधिक सिंचाई इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोपानी या सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तराखंड। तो सिंपल सी बात है, जो पहाड़ी इलाके होंगे वहाँ इस तरह का काम होता है। कोई भी ऑप्शन में कोई भी ऐसा राज्य दिया हो जो पहाड़ी राज्य है तो वहाँ इस तरह से खेती होती है, तो ये उत्तराखंड है। अगला है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो जम्मू और कश्मीर, यहाँ तो वन मृदा पाई जाती है। राजस्थान, यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और झारखंड, ये मैदानी भाग है तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। और महाराष्ट्र, तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन इलाकों में काली मृदा पाई जाती है। जो दक्कन ट्रैप है जो कि, तो वहाँ ये महाराष्ट्र इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है? अभी हमने डिस्कस किया कि काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी भाग में पाई जाती है और कपास की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाती है, इसीलिए इस मृदा को काली कपास मृदा भी बोला जाता है। दूसरा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बताओ। तो मैप में हमने जैसे देखा था कि जो पठारी भाग की नदियां हैं जो कि जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अपने डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी जमा कर देती है, तो पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं जलोढ़ मृदा की? बहुत सारी विशेषताएं हमने अभी पढ़ी थी। तो जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और अनुपात पाए जाते हैं। ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है, इसमें अधिकतर पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गन्ना और गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। तो तीसरा, इसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल व गन्ने की फसल उगाई जाती है। अगला है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो अभी हमने डिस्कस किया ये भी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? समोच्च जुताई करने से मृदा अपरदन की रोकथाम की जा सकती है। सोपानदार कृषि की जा सकती है। पट्टी कृषि द्वारा मृदा अपरदन नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं ताकि वो जो खाली इलाका है वहाँ अपरदन ना हो। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला द्वारा भी पवन की गति को कम कर दिया जाता है और मृदा अपरदन की रोकथाम को किया जा सकता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो शुरुआत में हमने पढ़ा था संसाधनों का वर्गीकरण। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये जैव संसाधन हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और
धातुएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? तो भारत में भू संसाधनों के उपयोग को विभिन्न भागों में बांटा गया है। वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि योग्य भूमि, चरागाह के लिए भूमि, बंजर भूमि, पहाड़ी चट्टानें और सूखी और मरुस्थलीय भूमि। गैर कृषि प्रयोग में लाई गई भूमि में बस्ती, सड़कें, रेल लाइनें, उद्योग आदि शामिल हैं। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 4% कृषि अयोग्य भूमि है। ये योग्य नहीं, कृषि अयोग्य भूमि है। 3.50% वनों के अंतर्गत भूमि तथा 3.45% भूमि चरागाह के लिए उपलब्ध है। वर्ष 1960-61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वृद्धि जो है 18% से बढ़कर के लगभग 23% हुई है। तो क्योंकि स्वतंत्रता काल के बाद अधिकतर भूमि कृषि के लिए और आधारभूत संरचना की सुविधाओं के विकास के लिए भूमि का उपयोग किया गया है, जो उस क्षेत्र के निकासी के लिए विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण तथा नवीकरण भी वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिकरण की वजह से भी क्या हुआ है कि भाई बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं, या फिर जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, तो वनों का क्षेत्र बढ़ नहीं पाया है। तो इस प्रकार 1960-61 से वनों के अंतर्गत भूमि का 4% ही विस्तार हुआ है। आगे है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो टॉपिक ये पूछ क्या रहा है कि भाई संसाधनों का ज़्यादा उपयोग हुआ है 2 कारणों की वजह से, एक टेक्नोलॉजी की वजह से और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से। तो कैसे? प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो संसाधनों का इस्तेमाल बहुत धीमी गति से होगा। और आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आसपास में विकास का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि देखो जब तक संसाधन है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है तो विकास नहीं हो पाएगा, जब तक कि उसे उपयोग में लाने योग्य प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास ना किया जाए। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर होने लगा। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना ही आगे बढ़ा। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उच्च प्रौद्योगिकी के द्वारा संसाधनों का दोहन किया। इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, भले ही इसका लाभ हमारे जैसे जब भारत जैसे जो उपनिवेश थे उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से और आर्थिक विकास की वजह से संसाधनों के उपभोग की जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, और उसी वजह से संसाधनों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो ये थे बच्चों अभ्यास के क्वेश्चन। थैंक्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, नोट्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।